तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर और उसके न्यूमेरिकल्स आपको बताए जा रहे थे। ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। 10 क्वेश्चंस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे। एक सूचना आपको और दे दूं कि आज से हाई स्कूल की फ़िज़िक्स की वीडियो भी अपलोड करूंगा और पहला चैप्टर उसका लाइट है, तो लाइट को भी आप लोग इंटरमीडिएट के हैं तो भी क्या, लाइट के चैप्टर को आप लोग देखें, अच्छी तरीके से देखें, गौर से देखें, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। उसको समझे रहेंगे तो आपके सेकेंड ईयर वाले की लाइट के लिए भी जो है वो जो कि सेकेंड चैप्टर का जो कि सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है आपके लिए, तो वहाँ पे आपके लिए वो काम करेगा। हालांकि जब बनाऊंगा वीडियो आपके लिए तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हाई स्कूल का भी देखे रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ऊन से जब पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ा गया, कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। ऋण आवेश किस पर गया? ऋण आवेश पॉलीथीन पर गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए। सॉल्यूशन मैं इसका आपको दूं, ये मान लीजिए ऊन है और ये पॉलीथीन है। दोनों को जब रगड़ा जाता है तो यह ऋण आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित हो जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। यहाँ से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कह रहा है पहला स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो स्थानांतरित आवेश Q = Ne, तो n = Q/E। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे Q की, Q = कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आपको याद होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आप पाएंगे 1.875 × 10⁻12 भाग देंगे तो कुछ इतना ही पाएंगे। n = बुक में समोता लिखा होगा 1.2, 1.2 नहीं, 2.0 × 10 या 2 × 10⁻12। एक्चुअली 16 दूनी 32 होता है, तो लगभग 2 के आसपास ये सही है आंसर। और बी, क्या ऊन से पॉलीथीन में संगति का मतलब होता है द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेकर के जाता है, तो कितना द्रव्यमान जाएगा? तो यहाँ पर इसका तो आंसर यही हो जाएगा, ऊन से पॉलीथीन में संगति का भी स्थानांतरण होता है, तो आंसर होगा इसका हाँ, ऊन से पॉलीथीन में संगति का भी स्थानांतरण होता है। ऊन से पॉलीथीन में संगति का भी स्थानांतरण होता है।
ये स्थानांतरण इतना कम होता है कि उसका आभास हमको नहीं होता है। कितना द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान या स्थानांतरित संहति कितनी होगी? स्थानांतरित द्रव्यमान कह लीजिए या संहति कह लीजिए, द्रव्यमान N इंटू एम ई। यह m जो है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पे जो निकाला गया है कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे उनकी संख्या से एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो स्थानांतरित द्रव्यमान मिल जाएगा। तो n की वैल्यू अभी अभी आपने ज्ञात किया है 1.875 इंटू 10⁻12, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इतना किलोग्राम द्रव्यमान का, और जब आप इसको गुणा करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट आएगा 1.71 इंटू 10⁻18 किलोग्राम। तो ये इसका सॉल्व रहा। आइए अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 1.12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोलों A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम हैं तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्या नगण्य है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का दूसरा पार्ट है, यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा? आइए, तो सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं 1.12 का। ये दोनों एक ही दूसरे से रिलेटेड हैं क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया है, अभी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। पहले 1.12 का सॉल्यूशन लीजिए आप। ये दो गोले A और B बनाइए। ये गोला A हो गया और दूसरा गोला B हो गया। इस पर आवेश QA इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम, और इस पर QB इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻7 कूलाम। ये दोनों है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर। तो QA की वैल्यू मिल गई, QB की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे R है, R इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50/100 मीटर, तो 1/2 मीटर इसको लिखा जा सकता है। R इज इक्वल टू 1/2 मीटर। कह रहा है कि ये गोलों की जो त्रिज्या है ये दूरी के तुलना में नगण्य है, तो इसको बिंदु आवेश माना जा सकता है। A व B बिंदु आवेश माना जा सकता है। तो स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल, ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये इसको इधर दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसको जो है ये वाला आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, और यह आवेश इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा इस दिशा में लगाएगा। हाँ, इस दिशा का मतलब BA दिशा और इस दिशा का मतलब AB दिशा। तो दोनों गोलों के बीच प्रतिकर्षण बल का सीधे फार्मूला लिखिए, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा। दोनों गोलों के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल
प्रतिकर्षण बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 QA QB अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ QA और QB दोनों बराबर हैं 6.5 × 10⁻⁻7 × 6.5 10⁻⁻7 अपान आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा 1.52 × 10⁻2 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गया 1.52 × 10⁻2 न्यूटन। अब आइए हम देखते हैं पार्ट, इसका ए वाले का सॉल्यूशन था, इसके बी वाले का सॉल्यूशन कह रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए, अर्थात यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इसको कर दिया जाए 2QA और इसको कर दिया जाए 2QB। ये दोनों आवेश QA QB बराबर हैं और इसके बीच की दूरी कर दी जाए 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस पर लगने वाला बल मान लीजिए F डैश है, तो इस पर भी लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F डैश ही होगा। अब क्या करेंगे, निकालेंगे कैसे, प्रतिकर्षण बल F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 2QA × 2QB अपान, ये देखिए दूरी आधी कर दी गई है, तो इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पे दूरी R है, इसको यदि हम R मानेंगे तो मान लीजिए R इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पर हो जाएगा ये R/2, ये R/2 हो जाएगा, 25 भी लिख सकते हैं या R/2 भी लिख लेंगे। कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए यहाँ पे R है तो हमने इसको R/2 लिख लिया है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं स्क्वायर है तो नीचे ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ऊपर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 टाइम्स 1/4πε0 QA QB अपान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स F। क्यों, द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू 1/4πε0 QA QB अपान आर स्क्वायर, तो ये इसका है, तो इसमें 16 और F से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.52 × 10⁻²। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पा जाएंगे 0.243 न्यूटन। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1.12 आपका सॉल्व हुआ। यहाँ कैलकुलेशन आप लोग करते रहिए, अगर कहीं कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ी आपको दिखाई देती है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू सूचित कीजिए, मैं देख लूँगा कहाँ कोई गड़बड़ी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं 1.13, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अभ्यास 1.12, ये अभ्यास 1.12 है, में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है, एक जैसे हैं, दोनों गोले एक जैसे हैं, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीनों गोले जो हैं सर्वत्रसम हैं, यहाँ पर गोला A मान लीजिए यह है और गोला B
ये है। सबसे पहले एक तीसरा गोला C है जो इसी के जैसे है, तीसरा गोला C है और C को इससे ले जा कर के पहले चिपकाया जाता है। इस पर पहले QA इज इक्वल टू, देख लीजिए इस पे आवेश QA है और QA इज इक्वल टू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। इसी तरीके से यहाँ पर QB इज इक्वल टू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। इस पर आवेश यह C है, शुरुआती दौर में QC इज इक्वल टू 0, इस पर कोई आवेश नहीं है। इसको यहाँ पर ले जा कर के संपर्कित कराया जाता है तो इसका आवेश, इसके समस्त आवेश, इस पर जो आवेश होगा मान लीजिए इसको संपर्क कराएंगे तो आवेश चूँकि इसी के समान है तो आवेश बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। जितना आवेश A पर जाएगा उतना ही आवेश C पर जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर संपर्क करा लेने के बाद फिर इस गोले C को जो है C पर मान लीजिए कि कुछ आवेश आ गया। पहले अभी हम इसको लिखते हैं, गोले C को A से संपर्कित कराने पर गोले C को A के संपर्क में लाने पर क्या होगा, प्रत्येक गोले पर A और C दोनों पर आवेश की मात्रा संपर्क में लाने पर प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं QA प्राइम लिख सकते हैं इज इक्वल टू QA प्लस QC बाई 2। तो QA की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 प्लस 0 बाई 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ इतना कूलाम हो जाएगा। QA प्राइम इज इक्वल टू, अर्थात इस पर जो है आवेश की मात्रा इतनी और ये जो गोला C है, अब यहाँ से जब इस दिशा में ला करके यहाँ पर जब हम इसको संपर्कित कराएंगे, यह जो गोला C है अब इस पर जो है आवेश की मात्रा जो है Q प्राइम C कह लीजिए, Q प्राइम C इज इक्वल टू, ये इसी के बराबर होगी। दोनों पर प्रत्येक गोले पर चिपकाने पर दोनों पर बराबर बराबर आवेश आ जाएंगे। Q प्राइम C इज इक्वल टू Q प्राइम A और Q प्राइम A इज इक्वल टू हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलाम। अब इसको यहाँ पे जब वो किया जाएगा तो गोले C और B पर जितना आवेश होगा दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को जोड़ करके दोनों का आधा करेंगे। आधा आवेश इस पर आ जाएगा, आधा आवेश इस पर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, अब आवेशित गोले C को लिख रहा है, पहले तो पहले गोले के संपर्क तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब आवेशित गोले C को B से संपर्क कराने पर C को B के संपर्क में लाने पर प्रत्येक, मतलब C व B दोनों पर, प्रत्येक पर आवेश Q प्राइम B
बराबर आप लिख सकते हैं क्यू बी प्लस, आप क्यू प्राइम सी भी लिख सकते हैं या क्यू प्राइम ए भी, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, प्लस क्यू प्राइम सी अपान 2। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे क्यू बी की वैल्यू हो जाएगी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस क्यू प्राइम सी की वैल्यू हो जाएगी 3.25 इंटू 10⁻⁻7। और इसमें 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.875 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। ये 639, हाँ ठीक है, ये सही है। क्यू प्राइम बी। अब क्या कर रहा है कि पहले इसको यहाँ पे संपर्क कराया गया, फिर यहाँ पे संपर्क कराया गया, तो इतना आवेश बी पर भी आ जाएगा और इतना ही आवेश सी पर भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको हटा लिया जाता है। तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल, अब क्या हो जाएगा, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर जो गोला ए होगा और यहाँ पर गोला बी होगा, इन दोनों के बीच की दूरी जितनी है उतनी रहेगी ही रहेगी। तो कितनी है इन दोनों के बीच की दूरी, क्वेश्चन नंबर 1.12 में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है अर्थात, और इस पर क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ए प्राइम इज इक्वल टू, ये देखिए 3.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और क्यू बी प्राइम बी वाले पर आवेश कितना हो जाएगा 4.875 इंटू 10⁻⁻7। अब इन दोनों के बीच बल, ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल, तो लिखा जाएगा अब ए तथा बी के बीच प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा, एफ प्राइम मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए प्राइम इंटू क्यू बी प्राइम अपान आर का स्क्वायर, ये 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर क्यू ए प्राइम की वैल्यू हम रखेंगे 3.25 इंटू 10⁻⁻7, 3.25 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 4.875 इंटू 10⁻⁻7 अपान आर। 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/2 मीटर, और इसका निकाल लेंगे हम स्क्वायर, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आंसर हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 5.7 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किसी कण का आवेश संगति अनुपात, आवेश का मतलब Q, संगति का मतलब द्रव्यमान Q/m, इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है, अर्थात Q/m पार्टिकल फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए है या थर्ड के लिए है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना है, तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। तो आवेश पहला जो है, यहाँ पर देखिए, ये कोई भी आवेश अगर इधर की तरफ जा रहे हैं और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित होने वाले आवेश जो है ऋण आवेशित होंगे। क्यों? क्योंकि धन आवेशित प्लेट ऋण आवेशित कणों को ही आकर्षित करेगी। तो 1 और 2
ये जो आवेश हैं ये ऋण आवेशित होंगे, और जो तीसरा होगा ये ऋण आवेशित प्लेट की तरफ जा रहा है, इसलिए यह धन आवेशित होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कण 1 तथा 2 ऋण आवेशित होंगे, ऋण आवेशित होंगे, और कण 3 जो है, कण 3 धन आवेशित होगा। दूसरा क्वेश्चन, तीनों इनमें से किस कण का आवेश संगति अनुपात अधिकतम है? आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव प्लेट है और यह निगेटिव प्लेट है। कोई एक क्यू आवेश जो है इसमें v वेग से प्रवेश करता है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट न रहे, कोई भी इस पर आवेश आप ऋण आवेश मान लीजिए कुछ देर तक के लिए, ऋण आवेश रहेगा तो ऊपर जाएगा और धन आवेश रहेगा तो नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आप मानिए कि कोई v वेग, अगर यह प्लेट बीच में नहीं होती तो यह इसका ट्रैक बिल्कुल सीधे रहता और ये सीधे रास्ते पर निकल जाता, क्योंकि इस आवेश का द्रव्यमान इतना कम होता है कि इस पर mg कार्य नहीं करेगा। mg कार्य करते रहने के बाद वो बल इतना नगण्य होगा कि इस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सीधे निकलेगा। लेकिन होता क्या है, बीच में वैद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋण आवेश रख दिया जाए, यहाँ पर कोई मान लीजिए कि हम ऋण आवेश रखते हैं, तो ऋण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ये ऋण आवेश है तो धन प्लेट की तरफ जाना शुरू करेगा, चाहेगा, तो ये F है, ये ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगा। यहाँ पर दिखा भी दिया है कि यह x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। आइए जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ही ये इसमें प्रवेश करेगा, चूँकि ऋण आवेशित कण है तो इस पर एक ऊपर की तरफ बल लगेगा, और ऊपर की तरफ बल लगने के कारण ये कुछ इस तरीके से इस रास्ते पर गमन करेगा। तो केवल हम इस पर लगने वाले बल, मान लीजिए कि यही आवेश यहाँ पर चला आया, तो इस पर एक बल लगेगा ऊपर की दिशा में F, आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल। F इज इक्वल टू होगा Q इंटू E, केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। F इज इक्वल टू QE, ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मिटा दें, आवेशित कण पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F इज इक्वल टू QV, जहाँ Q तो इसका आवेश है और E जो है वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र है, तो यह E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यह वैद्युत क्षेत्र है। इस बल के कारण, इस बल के कारण y दिशा में, x दिशा में नहीं, ये जो बल लगा इसी कारण ये ऊपर उठ रहा है, y दिशा में उठ रहा है। इस बल के यहाँ पर Fy लिखा जा सकता है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इस बल के कारण y दिशा में उत्पन्न त्वरण A बराबर होता है F/m, जहाँ m बराबर आवेश का द्रव्यमान। अरे त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान होता है, तो ये आवेश का द्रव्यमान है, ये आवेश पर लगने वाला बल है। भाग दे देंगे तो y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में किस त्वरण से जा रहा है
वहाँ से आपको निकल जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका वर्टिकल यहाँ से अगर ये नहीं रहता तो सीधे निकलता, और वैद्युत क्षेत्र होने के कारण या धन आवेश और ऋण आवेश प्लेटों के बीच में होने के कारण ये ऊपर तरफ जा रहा है। तो कुछ देर तक के लिए सपोज कर लीजिए कि इसका यह डिस्प्लेसमेंट y है, यानी और यहाँ पर प्रारंभिक वेग y के दिशा में प्रारंभिक वेग uy इज इक्वल टू 0 है, ऊपर की दिशा में नहीं जा रहा है, आ रहा है सीधे। तो क्या होगा, गति के द्वितीय समीकरण से यहाँ पर a F/m, तो यहाँ पर हो जाएगा ये QE/m, a इज इक्वल टू QE/m। अब वैद्युत क्षेत्र से निकलते समय ऊर्ध्व विस्थापन y हो, या लिखिए सीधे, अब ऊर्ध्व विस्थापन y हो तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। नहीं, गति के द्वितीय समीकरण से नहीं, ऊर्ध्व विस्थापन y हो तो हाँ चलिए उसी को लीजिए, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि y डायरेक्शन में इसका विस्थापन जो है 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ, a की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है QE/m और इंटू टी स्क्वायर। या आप यहाँ पर देखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 Q/m इंटू ई टी स्क्वायर। यह इस फार्मूले से आप देख रहे हैं कि y इज प्रोपोर्शनल टू Q/m। दूसरे शब्दों में कह दें कि Q/m का मान जितना ही अधिक होगा उसका विस्थापन उतना ही अधिक होगा, y डायरेक्शन में इसका विक्षेप उतना ही अधिक होगा। अब इन तीनों पार्टिकल्स को देखिए कि कौन अपने मीन पोजीशन से, तीनों को एक पास मान लीजिए, कौन अपने मीन पोजीशन से ज़्यादा दूरी पर गया है, पार्टिकल 1 या पार्टिकल 3। तो आप पाएंगे किताब में जो फिगर बनाया गया जो कुछ भी है, देखने से यही लग रहा है कि इसका विक्षेप, पार्टिकल 3 का विक्षेप अधिक है। तो पार्टिकल 3 का ये जो विस्थापन, ऊर्ध्व विस्थापन y जो है ये अधिक है, इसका ऊर्ध्व विस्थापन ऊपर की तरफ होगा, इसका ऊर्ध्व विस्थापन नीचे की तरफ होगा। तो चूंकि कण 3 के लिए ऊर्ध्व विस्थापन अधिकतम है, ऊर्ध्व विस्थापन अधिकतम है, अतः इसके लिए Q/m का मान अधिक होगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। यहाँ पे I कैप लग गया, इसका मतलब कि यह x दिशा में है, विद्युत क्षेत्र x दिशा में है, इस पर विचार करना है। क्या विचार करना है, देखिए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। पहले आइए हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन
1.15। इसको एक्सिस ऑफ एक्स मानिए, ये एक्सिस ऑफ वाई, ये एक्सिस ऑफ जेड। अब क्या कह रहा है, तो यह एक तल है, वाई जेड एक तल है, एक्स वाई एक प्लेन है, एक तल है, और एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है, ये जेड एक्स प्लेन है नीचे, और ये जो है इसकी यह वाला तल वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। 3 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा। जैसे कोई दीवार मान लीजिए, दीवार में नीचे फर्श है, तो ये नीचे फर्श है, यह सामने वाली दीवार है और यह बगल वाली दीवार है। इस तरीके से ये तीनों, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है ये। और कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू है वेक्टर E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप। 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोई वर्ग बना लीजिए जो इसी के पैरेलल हो, तो इसके पैरेलल कोई अगर आप वर्ग बनाते हैं, कहीं मेरे बनाने में गलती ही हो रही है, लेकिन अगर किसी वर्ग की कल्पना कीजिए कुछ ऐसे, ये चीज़ इस प्लेन के समांतर है। और वैद्युत क्षेत्र तो वाई जेड प्लेन के जब समांतर होगा तो इस पर परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि 3 इंटू 10⁻³ I कैप वेक्टर ई वी, यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र ई गुजर रहा है, ये यहाँ पर ई कहीं एक जगह लिखिए, ये इसी दिशा में एक्स दिशा में ही है, अर्थात वेक्टर ए और ई दोनों की डायरेक्शन जो है समान है। अब 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻, ये -2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। और फार्मूला क्या होता है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, वर्ग के तल से भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से लिखिए, या वर्ग से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर आप लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। आप यहाँ पर ये ए इज इक्वल टू लिखे हुए हैं, लेकिन अगर यदि आप इसको वेक्टर ए लिखेंगे तो 10⁻⁻2 और एरिया भी एक्स की डायरेक्शन में ही है, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यह वेक्टर ए इज इक्वल टू 10⁻⁻2 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये अलग चीज़ है। अब क्या होगा, यहाँ पर ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप डॉट 10⁻⁻2 आई कैप। आप जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है। वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हाँ
ये हो जाएगा 30। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई ई इज इक्वल टू, यह पार्ट ए का आंसर था। बी, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अविलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। अब क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन दूसरा हो गया, तो आइए उसको हम देखते हैं इसी पर, इसका पार्ट बी। एक्स वाई और ये जेड, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र तो इस दिशा में जा ही रहा है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ पर कोई तल कुछ इस प्रकार से है, और इस तल पर जो अविलंब खींचा जाता है, इस पर जो या जो एरिया वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के बीच का कोण जो है 60 डिग्री है। तो कह रहा है इसके तल पर अविलंब एक्स अक्ष से, तो जो एक्स अक्ष की दिशा है यही है, और ई की भी दिशा एक्स अक्ष की ही दिशा में है, कहें कि आई कैप लगा हुआ है। तो कह रहा है कि तब गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो गुजरने वाला फ्लक्स सीधे लिखेंगे फार्मूले से, गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल, ई डॉट एस हम लिखा करते थे, यहाँ पे एरिया ए आ जा रही है तो ई डॉट ए लिखा जा सकता है। तो हाँ, या पहले हम तो नोटेशन जो है एस लिखा करते थे, यहाँ पे ए आ रहा है, मान लिया हूँ, हमारी आदत में यही था इसलिए यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पे ई डॉट एस भी लिखा जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस 60। अब ई की वैल्यू कितनी है 3। अब डॉट प्रोडक्ट है, अब ये आई कैप नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ से वेक्टर फॉर्म इसका समाप्त हो चुका है। 3 × 10 to the power 3 × 10 to the power -2 × इज इक्वल टू 15 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फाई इज इक्वल टू, इस तरीके से आपका 1.15 सॉल्व हुआ। अब आते हैं सॉल्यूशन 1.16 पर। 1.16 कैसे होगा इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 1.16। अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। अब जरा सा इसको बनाकर देखने की कोशिश कीजिए कि यह एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस। कह रहा है कि यहीं पे एक ऐसा फलक रख दें, एक ऐसा घन रख दें, तो कोई घन रखने का प्रयास कीजिए। ये है इसकी यह वाली फलक वाई जेड प्लेन के, यह वाली फलक वाई जेड प्लेन के समांतर है। नीचे वाली और ऊपर वाली प्लेन एक्स वाई जो नीचे वाला तल है उसके समानांतर है, और यह वाली जो
चाहे सामने वाला कह लीजिए ये फलक और पीछे वाली फलक वाई जेड प्लेन के समानांतर है। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार विन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। आइए देखते हैं। ये 20 सेंटीमीटर भुजा कह रहा है, यानी इसकी कोई भुजा 20 सेंटीमीटर है, घन है तो ये भी 20 होगा, ये भी 20, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 20 होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसमें प्रवेश कर रहा है ई, और इधर से निकल रहा है। यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पर जो है इस वाले तल का एरिया वेक्टर आप जानते हैं कि तल के लंबवत बाहर की तरफ लिया जाता है, तो इस यहाँ पर एरिया वेक्टर दूसरा। यहाँ पर थीटा ई और ए के बीच थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ पर ई और ए के बीच का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैसे तो जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी ही निकल जा रही हैं। इस प्रकार कुल वैद्युत फ्लक्स इससे शून्य होगा। हमको ऊपर वाले तल से नीचे वाले तल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तल से कोई वैद्युत बल रेखाएं इसके लंबवत नहीं गुजर रही हैं। इसी प्रकार इस सामने वाला तल और पीछे वाला तल, जो इसके पीछे वाला तल है, सामने वाला तल ये जो दिखाई दे रहा है ये, और जो पीछे वाला तल ये है, इससे भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं या उसके लंबवत नहीं गुजर रही हैं, इसलिए इन दोनों से शून्य होगा ही। लेकिन इधर से भी चूँकि जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी निकल रही हैं। लेकिन आप कैसे है, मान लीजिए यहाँ से φ2 निकल रही हैं और यहाँ से φ1 फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, तो टोटल φ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। यहाँ पर ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए फॉर द फलक, इसको फलक 1 मानिए और इसको फलक 2 मानिए। फलक मतलब पृष्ठ, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, और ई डॉट ए दूसरे पृष्ठ के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये cos 180 प्लस ये cos 0। अभी हमको एरिया निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो एरिया 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 तो 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता, फिर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते। एरिया निकालने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि देखिए अभी ये 0 आ जा रहा है। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -EA और ये हो जाएगा +EA, तो इट विल बिकम 0। φ इज इक्वल टू 0 या φ ई इज इक्वल टू 0, अर्थात इस दशा में इससे संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो शून्य होगा। कितना नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा, नेट फ्लक्स शून्य गुजरेगा। अब इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1.17 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र को सावधानी पूर्वक ली गई माप की है। यह विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। अर्थात φ इज इक्वल टू दिया हुआ है, φ इज इक्वल टू 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, ये वाला पूछ रहा है। नेट आवेश आपको पता है कि कोई बॉक्स, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, और इसके अंदर Q आवेश रखा गया है, तो φ इज इक्वल टू होता है Q/ε0। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा φ × ε0। φ की वैल्यू है 8.0 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻⁻⁴।
12 ये होता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 0.07 यह तो आंसर आएगा कूलाम में, और इंटू 10⁻⁻6 कूलाम 0.0709 करके आएगा, कुछ ऐसे लंबा करके आएगा, लेकिन हम लोग ऐसे लिखेंगे तो 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखा जाता है, तो 0.07 माइक्रो कूलाम म्यू सी, ये हो गया क्यू की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आपका आया 0.07। दूसरा क्या पूछ रहा है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, अर्थात मान लीजिए कि इसमें से भी कोई फ्लक्स निकलता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जब नेट फ्लक्स या नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य होगा तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वास्तविकता यही है कि यहाँ पर फाई इज इक्वल टू, गाउस का नियम कहता है कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यह जब जीरो हो जाएगा तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, अर्थात इसके अंदर जितने आवेश हैं उन सब का योग जो है शून्य है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि इसके अंदर नेट आवेश शून्य है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर के आवेशों और सभी आवेशों का योग शून्य है, ये हो सकता है। नेट आवेश कुछ धन आवेश रखे गए होंगे, कुछ ऋण आवेश रखे गए होंगे, और उन सब का योग शून्य है, न कि इसके अंदर नेट आवेश शून्य है। तो कह रहा है कि क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस दशा में ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो आवेश रखे गए हैं उनका योग शून्य हो, ये भी हो सकता है। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, अर्थात बॉक्स के अंदर रखे, लिख दें, अर्थात बॉक्स के अंदर रखे समस्त आवेशों का योग शून्य हो सकता है। यह भी कंडीशन हो सकती है कि इसके अंदर कोई आवेश न हो, वो भी हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि बॉक्स के अंदर रखे समस्त आवेशों का योग शून्य हो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.18, 18वां क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या? ये प्लस है तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जाएंगी इस तरीके से, और देखने में लगेगा कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि सभी का सभी एंगल बनाएंगे, कुछ न कुछ एंगल यहाँ पे ठीक परपेंडिकुलर होगी, ये ऐसे, तो कैसे निकाला जाएगा? इसके लिए जो है हम एक वर्ग की 10 सेंटीमीटर की भुजा के एक घन की कल्पना करेंगे। चूँकि यह 5 सेंटीमीटर पर है, इसलिए 5 सेंटीमीटर और ऊपर भी, और तो ये ठीक बीचों बीच में आ जाएगा। कैसे, इसको देखिए। ये वर्ग है, 10 सेंटीमीटर यह भी है, 10 सेंटीमीटर यह भी है। अब क्या करें, ऊपर भी कुछ ऐसा ही एक वर्ग बना लीजिए।
ये मान लीजिए वर्ग है, और इसके ये भी 10 सेंटीमीटर का है, इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर भी, लेंथ भी और ब्रेथ भी सब 10 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर पर कहीं यहाँ पर रखा गया है मान लीजिए। तो किसी एक पृष्ठ से नीचे वाले से गुजरने वाला निकालिए, चाहे इधर निकालिए इधर निकालिए, इससे वैद्युत बल रेखाएं, चूँकि धनात्मक आवेश है इसलिए वैद्युत बल रेखाएं चारों दिशाओं में समान रूप से निकलेंगी। कुछ जितने नीचे से जाएंगी तो कितने फलक हैं इसके, आप काउंटिंग करेंगे तो 1, इसके पीछे वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, 5 और 6 है। तो क्या लिखा जाएगा, वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी ये जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वर्ग से या किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे फाई इज इक्वल टू, या फाई मत लिखिए, फाई ई अपान 6 हो जाएगा। जितना पूरा फ्लक्स निकलेगा उसका 1/6 भाग ये होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 और फाई ई की वैल्यू होती है Q/ε0। यहाँ पर हो जाएगा 1/6, Q की वैल्यू है 10 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर आप लिखे हुए हैं 10 माइक्रो कूलाम, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलाम। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 अपान 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये फ्लक्स है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.883 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये देख लिए कि इधर से कितना निकलेगा, जितना नीचे से निकलेगा उतना इधर से, उतना दाएं से बाएं से ऊपर से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1.18 का सॉल्यूशन। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.19 कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हमको मिटाना पड़ेगा और हल्के हल्के क्वेश्चंस हैं, इन सब में कोई दम नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। 1.19 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गासीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? ये देखिए 9 सेंटीमीटर का है, कुछ इस तरह का है, घन है, बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। ये आप चाहेंगे तो और बढ़िया भी बना देंगे। बढ़िया से क्या मतलब है, इसके अंदर कोई आवेश रखा गया Q, और Q इज इक्वल टू कितना है 2 माइक्रोकूलाम। Q इज इक्वल टू 2.0 माइक्रोकूलाम 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा पृष्ठ से गुजरने वाला। तो ये तो सीधा है, गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। एक से कहेगा तो 1/6 निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला यहाँ लिखा जाएगा पूरा घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू
क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1.19 का। अब आइए 20वें क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको देते हैं। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गासी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। होगा यहाँ पे ए पहला कह रहा है, यदि गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना गासी फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा और बिंदु आवेश का मान क्या है। तो ये तो बहुत आसान है कि 1.20 हो ही गया। यहाँ पर मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। ये 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर Q रखा गया है और Q की वैल्यू कितनी है अभी कुछ पता नहीं है। इससे संबंधित वैद्युत फ्लक्स कह रहा है कि अगर प्लस मान लीजिए तो ये चारों दिशाओं में निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं निकल रही हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो कह रहा है इतना है, फाई ई इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, जो पहले वाले गोले से निकल रहा है। कह रहा है कि यदि गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स, कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। दूसरे वाले पृष्ठ से भी उतनी ही वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स होता है ए फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यह इससे स्पष्ट है कि फाई ई डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी यह किसी भी तरीके से इस गोले के त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यह आवेश पर निर्भर करता कि इसके अंदर कितना आवेश है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा गासी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर देने पर भी वैद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा, अर्थात 1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। जो मैं बोला हूँ उसी को लिख लीजिएगा आप लोग कि वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं और निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी है इस पर डिपेंड करता है। बी वाला पोर्शन कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या है। आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो Q इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई की वैल्यू पुट कीजिए 1.0 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। Q इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आज इतना ही, शेष जो है अगले दिन वाले लेक्चर में बताया जाएगा।